तो जैसा कि हमने सोल लैंड 2 नॉवल के पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि हो यूहाओ ने बीस्ट गॉड दे तियान से लड़ने के दौरान ही अपनी चालाकी से एक पावरफुल अटैक सन मून एम्पायर के मिलिट्री कैंप पे कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत ही डिस्ट्रक्शन मचा था। तो अब आगे सन मून एम्पायर का पूरा मिलिट्री कैंप किसी आम कैंप की तरह डिजाइन नहीं किया गया था। इसका हर एक हिस्सा एक पावरफुल सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरिया के अराउंड बनाया गया था। इनका असली काम सिर्फ सोल्जर्स को रखना नहीं, बल्कि इमरजेंसी में लिंक्ड डिफेंसिव सोल टूल्स को एक्टिवेट करके पूरे कैंप को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन इस बार सामने खड़ा था दुनिया का सबसे डेंजरस ड्रैगन किंग दी तियान। जैसे ही उसके रिलीज किए हुए गहरे नीले हरिकेन चारों तरफ फैलने लगे, उन्होंने कैंप के डिफेंसिव बैरियर को टच करना शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर सबसे पास के 4 डिफेंसिव बैरियर गहरे नीले रंग में बदल गए। बैरियर अभी तक टूट तो नहीं रहे थे, लेकिन उन्हें एक्टिव रखने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही थी कि अंदर मौजूद सोल इंजीनियर्स के चेहरे पर साफ दर्द दिखने लगा। सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरिया के अंदर हर सोल इंजीनियर अपनी पूरी सोल पावर के साथ अलग अलग सोल टूल्स में एनर्जी भर रहा था। सबको पता था कि अगर ये ब्लू हरिकेन एक बार भी अंदर घुस गया तो ना कोई सोल टूल बचेगा और ना ही कोई इंसान जिंदा निकलेगा। हर किसी की जान बस कुछ पलों की दूरी पर लटक रही थी। दूसरी तरफ हो यूहाओ भी दे तियान के सिर्फ एक अटैक की वजह से बुरी तरह हिल चुका था। लगभग 10 सेकंड बाद जाकर उसका शरीर दोबारा मूव कर सका। बॉडी अभी भी कांप रही थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और फिर से आसमान की तरफ देखा। जब उसकी नजर दोबारा दे तियान पर पड़ी, तब उसकी आंखों में पहली बार असली फियर साफ नजर आ रहा था। अब हो यूहाओ पहले वाला इंसान नहीं था। उसने अपना सेकंड सोल कोर सक्सेसफुली बना लिया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी सोल पावर अब किसी नए टाइटल डूलो से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अगर रैंक की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ लगभग रैंक 92 से रैंक 93 के बीच पहुंच चुकी थी। लेकिन सिर्फ सोल पावर ही नहीं बदली थी, यिन यांग कॉम्प्लीमेंट टेक्निक की वजह से उसकी सोल पावर का हर एक स्ट्रैंड कंप्रेस होकर और भी पावरफुल बन गया था। उसकी अल्टीमेट आइस और स्पिरिचुअल पावर अब कम्प्लीटली फ्यूज हो चुकी थी। पहले उसकी मार्शल सोल्स अलग अलग काम करती थी, लेकिन अब बिना किसी एफर्ट के नेचुरली एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही थी। हो यूहाओ को पूरा कॉन्फिडेंस था कि अब उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ किसी भी नॉर्मल ट्रांसेंडेंट डूलो से ऊपर है, और जब इसके साथ आइसिनिस वॉर गॉड्स आर्मर का बूस्ट जुड़ जाए तो उसकी कॉम्बैट पावर और भी टेरिफाइंग बन जाती है। ये आर्मर दुनिया का सबसे पावरफुल ह्यूमन शेप सोल टूल माना जाता था। इसकी वजह से हो यूहाओ फाइनली मॉर्निंग ड्यू डैगर की असली पावर को भी कंट्रोल करने लगा था। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से उसने दी तियान जैसे मॉन्स्टर को चैलेंज करने की हिम्मत की थी। लेकिन रियलिटी उसकी सोच से बिल्कुल अलग थी। सिर्फ एक ही डायरेक्ट क्लैश ने हो यूहाओ को समझा दिया कि दी तियान को दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस क्यों कहा जाता है। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ऑरा और उसका अटैक सब कुछ इमेजिनेशन से बाहर था। हो यूहाओ को तुरंत समझ आ गया कि उसने दी तियान की पावर को बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अगर दी तियान उस एक अटैक के बाद उसका पीछा करता तो शायद हो यूहाओ इसी पल अपनी जान गंवा चुका होता। हाँ, एल्डर श्वान पास ही खड़े सब कुछ देख रहे थे। अगर जरूरत पड़ती तो वो कभी भी दी तियान को हो यूहाओ को फिनिश करने नहीं देते। लेकिन इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी, दोनों के बीच पावर गैप अभी भी बहुत बड़ा था। नॉर्मल लोगों के लिए इतनी छोटी उम्र में दी तियान का अटैक रोक लेना ही एक मिरेकल था। लेकिन हो यूहाओ खुद अपनी परफॉर्मेंस से सैटिस्फाई नहीं था। उसके हिसाब से वो अभी भी अपने गोल से बहुत दूर था। उसने गहरी सांस ली और फिर से मॉर्निंग ड्यू डैगर को धीरे से उठा लिया। उसने अपनी सोल पावर लगातार डैगर के अंदर भेजनी शुरू की। अगले ही पल डैगर की आइसी एलिमेंटल एनर्जी उसके शरीर में वापस लौटने लगी और उसका हर एक हिस्सा उस कोल्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा। इस वक्त उसके स्पिरिट्स उसकी हेल्प नहीं कर रहे थे, लेकिन मॉर्निंग ड्यू डैगर अकेला ही उनकी कमी पूरी कर रहा था। अब जाकर हो यूहाओ को पता चल रहा था कि ये डिवाइन वेपन असल में कितना टेरिफाइंग है। अगर मॉर्निंग ड्यू डैगर और आइसिनिस वॉर गॉड्स आर्मर मिलकर दी तियान के लगभग 70% अटैक को न्यूट्रलाइज ना करते तो वो पहले ही अटैक में मर चुका होता। आखिर दी तियान के डार्क एलिमेंट और स्पेशल पावर से भरे उस विनाशकारी अटैक को कोई नॉर्मल इंसान कैसे सर्वाइव कर सकता था। तभी अचानक बूम बूम 2 लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर एक साथ टूट गए। अगले ही सेकंड गहरे नीले हरिकेन ने 2 सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरिया को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया। हर डिप्लॉयमेंट एरिया के अंदर लगभग 50,000 सोल्जर्स मौजूद थे। सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं, बल्कि काउंटलेस प्रेशियस सोल टूल्स और बहुत सारे हाई लेवल सोल इंजीनियर्स भी वहीं थे। एक पल के लिए लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से उनके सेकंड प्रोटेक्टिव सोल बैरियर ने बाकी बचे हरिकेन को रोक लिया। धीरे धीरे ब्लू हरिकेन गायब होने लगा और कैंप कंप्लीट डिस्ट्रक्शन से बच गया। इसी दौरान हो यूहाओ के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, दी तियान ने उस पर अटैक कंटिन्यू क्यों नहीं किया। और तभी पूरे सन मून एम्पायर मिलिट्री कैंप के अंदर से एक अजीब और मिस्टीरियस पावर अचानक एक्टिवेट हो गई। आसमान में एक बहुत पतली लेकिन बहुत लंबी डार्क रेड लाइट दिखाई दी। ये वही जगह थी जहां अभी कुछ देर पहले 2 सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरिया डिस्ट्रॉय हुए थे। डार्क रेड लाइट धीरे धीरे हवा में रुक गई। फिर एक अनबिलीवेबल सीन सबके सामने आया। काउंटलेस रिवेंज से भरी और एक्सट्रीम फियर में मरी हुई सोल्स हवा में उभरने लगी और तेजी से उस डार्क रेड लाइट की तरफ खिंचने लगी। जैसे जैसे और सोल्स उसके अंदर समाती गई, वैसे वैसे वो रेड लाइट एक जाइगेंटिक ब्लड रेड स्पीयर की शेप लेने लगी। ये देखकर पहली बार दी तियान भी हल्का सा हैरान हो गया। उसकी नजर सीधी उस ब्लड रेड स्पीयर पर टिक गई। हो यूहाओ ने भी तुरंत अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से महसूस कर लिया कि इस टेरिफाइंग स्पीयर का टारगेट कोई और नहीं बल्कि खुद दी तियान था। इसी वक्त मिलिट्री कैंप के मेन एरिया में छुपा सूजी ठंडी आवाज में अपना फाइनल ऑर्डर देता है।
फायर फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन रेडी फायर। अगले ही पल पूरे सन मून एम्पायर मिलिट्री कैंप से काउंटलेस सोल टूल कैनन्स एक साथ एक्टिवेट हो गए। हर डायरेक्शन से निकली ब्लेजिंग रेड लाइट एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होने लगी और उसका सिर्फ एक ही टारगेट था, दुनिया का सबसे पावरफुल बीस्ट गॉड दीतियान। सन मून एम्पायर का रिएक्शन देखकर श्रेक एकेडमी के सभी पावरफुल कल्टिवेटर्स बिल्कुल स्टन्ड रह गए। किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि एम्पायर की सोल इंजीनियर लीजन सीधा दीतियान पर अटैक कर देगी। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सन मून एम्पायर अपनी ही डेथ को इनवाइट कर रहा है? क्या उन्हें इतना भी समझ नहीं आया कि इस वक्त ह्यूमंस को सोल बीस्ट के खिलाफ एकजुट रहना चाहिए? लेकिन सच इससे भी ज्यादा शॉकिंग था। ये सब किसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसे डिसीजन का रिजल्ट था जिसके पीछे सिर्फ एक इंसान की फीलिंग्स छुपी हुई थी। शुरू से ही शूजी लगातार जोंगली वू को दीतियान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कन्विंस कर रही थी और अब उसने बिना एक सेकेंड सोचे सोल इंजीनियर लीजन को डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया कि दीतियान पर फुल पावर के साथ अटैक किया जाए। बाहर से देखो तो ये डिसीजन बिल्कुल मिलिट्री स्ट्रैटेजी लग रहा था, लेकिन असली रीजन कुछ और ही था। शूजी सिर्फ और सिर्फ हुआ युहाओ की जान बचाना चाहती थी। एक वक्त था जब शूजी के दिल में श्रेक अकेडमी के लिए सिर्फ रिवेंज था, लेकिन जब हुआ युहाओ ने उसका बेटा उसे वापस लौटा दिया तब उसकी जिंदगी की प्रायोरिटीज पूरी तरह बदल गई। अब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट दो लोग थे, पहला उसका बेटा शू युनहान और दूसरा हुआ युहाओ। इसी वजह से जब बैटलफील्ड में हुआ युहाओ अचानक सामने आया तभी शूजी ने अपना डिसीजन ले लिया था। पहले उसका प्लान बिल्कुल अलग था। वो चाहती थी कि दीतियान और होली घोस्ट चर्च एक दूसरे से लड़ते रहें और दोनों ही कमजोर होते चले जाएं। इस सिचुएशन का फायदा सन मून एम्पायर को मिलता, लेकिन सब कुछ उस पल बदल गया जब उसने अपनी आंखों से दीतियान को हुआ युहाओ पर अपनी टेरिफाइंग स्वॉर्ड चलाते देखा। उस एक अटैक ने शूजी का दिल हिला दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी हार्ट बीट ही रुक गई हो। वो एक पल भी और रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए उसने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी आर्मी को कमांड दे दी। चाहे कुछ भी हो जाए, दीतियान को हुआ युहाओ पर दोबारा अटैक करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बैटलफील्ड में मौजूद किसी भी इंसान को शूजी के असली इंटेंशंस का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। इतना ही नहीं, खुद हुआ युहाओ भी समझ नहीं पा रहा था कि सन मून एम्पायर अचानक उसकी तरफ इनडायरेक्टली सपोर्ट क्यों कर रहा है। किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक एम्पायर का कमांडर अपने पर्सनल इमोशंस की वजह से इतना बड़ा मिलिट्री डिसीजन लेगा। सबको सिर्फ इतना ही लगा कि शूजी ने होली घोस्ट चर्च के साथ मिलकर परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन लॉन्च किया है, क्योंकि उसके ऑर्डर्स बिल्कुल उसी मोमेंट आए थे जब जोंगली वू ने अपनी मूव शुरू की थी। टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि किसी को उसके डिसीजन पर डाउट करने का चांस ही नहीं मिला। उधर दीतियान ने हुआ युहाओ पर अटैक कंटिन्यू नहीं किया। एक रीजन था एल्डर स्वान का उसके पास खड़े रहना और दूसरा रीजन था उसका खुद कंफ्यूजन में होना। उसे क्लियर ऑर्डर मिला था कि हुआ युहाओ को मारना नहीं है, लेकिन उसे कैप्चर करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। श्रेक अकेडमी के पावरफुल एक्सपर्ट्स हर तरफ से हुआ युहाओ की प्रोटेक्शन कर रहे थे और सबसे बड़ी बात, हुआ युहाओ अपनी यिन यांग कॉम्प्लीमेंट टेक्निक की हेल्प से ऑलरेडी अपना सेकंड सोल कोर कंप्लीट कर चुका था। अगर डायरेक्ट बैटल मुश्किल होती तो हुआ युहाओ के पास एस्केप करने के काउंटलेस मेथड्स थे। इसी वजह से दीतियान को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो एल्डर स्वान जैसे अल्टीमेट डुलो के सामने हुआ युहाओ को सक्सेसफुली किडनैप कर पाएगा। जब दीतियान इसी कंफ्यूजन में डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा था, तभी सन मून एम्पायर के टेरिफाइंग सोल टूल्स उसके सामने पहुंच गए। दीतियान ने ठंडी आवाज में एक जबरदस्त रोअर किया और अपना जाइगेंटिक हैंड हवा में घुमा दिया। अगले ही सेकंड उसके सामने पिच ब्लैक एनर्जी से बना एक इनॉर्मस ड्रैगन स्केल अपीयर हुआ। ये ऑर्डिनरी डिफेंस नहीं था, ये उसकी टेरिफाइंग डिफेंसिव पावर का सिंबल था जो डायरेक्टली उसके सामने शील्ड बनकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। जब कंबाइंड ऑफेंसिव सोल टूल्स की डिस्ट्रक्टिव बीम्स उस ब्लैक ड्रैगन स्केल से टकराई तो पहली बार दीतियान को महसूस हुआ कि उसका डिफेंस प्रेशर में आ रहा है। ड्रैगन स्केल ने अटैक्स को कुछ सेकंड्स के लिए रोक लिया, लेकिन उसके बाद उसमें क्रैक्स जैसी वाइब्रेशंस दिखने लगी। दीतियान के यूजुअली काम फेस पर पहली बार सरप्राइज क्लियरली नजर आया। अगले ही मोमेंट वो अपनी जगह से इंस्टेंट डिसअपियर हो गया और उसके हटते ही ब्लैक स्केल के अंदर घुसी हुई 10 से भी ज्यादा टेरिफाइंग लाइट बीम्स सीधा उसके पीछे के स्पेस को डिस्ट्रॉय करते हुए निकल गईं। कुछ 100 मीटर दूर दीतियान दोबारा अपीयर हुआ। इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ सरप्राइज नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन भी थी। उसके लिए ये मानना मुश्किल हो रहा था कि ह्यूमंस इतने पावरफुल वेपन्स क्रिएट कर सकते हैं। इन सोल टूल्स में कलेक्ट हुई एनर्जी उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे सोल मास्टर्स मिलकर इतनी हॉरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव फोर्स जनरेट कर सकते हैं। उसे याद आया जब उसने पहले श्रेक सिटी पर बीस्ट वेव लॉन्च की थी, तब भी उसने सोल टूल्स की पावर देखी थी, लेकिन उस वक्त वो वेपन्स आज के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं थे। आज सामने खड़ी सोल इंजीनियर लीजन उसके लिए रियल थ्रेट बन चुकी थी और इसी बात ने दीतियान को सबसे ज्यादा डरा दिया। अगर ह्यूमंस के पास ऐसे वेपन्स ऑलरेडी मौजूद हैं तो ग्रेट स्टारडू फॉरेस्ट भी फ्यूचर में कभी सेफ नहीं रहेगा। ये सिर्फ उसके खिलाफ अटैक नहीं था, ये पूरी सोल बीस्ट रेस के लिए एक डेंजरस वार्निंग थी। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि कंबाइंड सोल टूल बीम्स ब्लैक ड्रैगन स्केल को क्रॉस करने के बाद भी खत्म नहीं हुई। वो कंटिन्यूअसली दीतियान का पीछा करती हुई उनकी तरफ बढ़ती रही। इसी डेंजरस मोमेंट को हुआ युहाओ ने परफेक्टली यूज किया। उसका टारगेट दीतियान पर अटैक करना नहीं था, उसका असली गोल था बैटलफील्ड से सेफली निकलना। एक फ्लैश के साथ उसका पूरा बॉडी हवा में इनविजिबल हो गया और वो इनक्रेडिबल स्पीड से सन मून एम्पायर के मिलिट्री कैंप की अटैक रेंज से बाहर निकल गया।
एस्केप करते ही उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट की और स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग के थ्रू श्रेक अकेडमी के सभी मेंबर से कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर लिया। अगले ही पल उसने सबको सेफली श्रेक सिटी की तरफ रिट्रीट करवा दिया। हुआ यू हाउ के लिए ये रिजल्ट ऑलरेडी एक्सपेक्टेड से कहीं बेहतर था। दीतियान की हेल्प से वो सनमून एम्पायर के 2 बड़े सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरियाज डिस्ट्रॉय कर चुका था, जो पूरी आर्मी के लगभग 10वें हिस्से के बराबर थे। और अब सबसे बड़ी बात ये थी कि दीतियान और सनमून एम्पायर एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों मॉन्स्टर्स की ये बैटल अब शुरू हो चुकी थी। हुआ यू हाउ जानता था कि ऐसी टेरिफाइंग फाइट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से बेहतर है दूर रहकर इसका आउटकम देखा जाए, क्योंकि कंबाइंड ऑफेंसिव सोल टूल्स की डिस्ट्रक्शन इतनी हॉरिफाइंग थी कि अगर उनके सारे अटैक्स एक साथ दीतियान के बॉडी पर लग गए तो शायद बीस्ट गॉड जैसा इनविंसिबल एक्सिस्टेंस भी उन्हें सर्वाइव ना कर पाए। बीस्ट गॉड दीतियान आसमान के अंदर बिजली की स्पीड से मूव कर रहा था। हर डायरेक्शन से उसकी तरफ कनेक्टेड अटैकिंग सोल टूल्स के अटैक्स आ रहे थे, लेकिन अपनी स्पेस पावर की मास्टरी की वजह से वो लगातार उन सब अटैक्स को डॉज कर रहा था। साथ ही उसके हाथ में उसकी लेजेंडरी डार्क ड्रैगन सोर्ड चमक रही थी। उसकी गोल्डन आंखों में सिर्फ एक ही इमोशन था, और वो था गुस्सा। दीतियान के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि ये छोटे ह्यूमंस आखिर उस पर अटैक करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि इस हिम्मत की कीमत हर किसी को चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगले ही सेकंड पूरा बैटलफील्ड बदल गया। आसमान में अचानक एक भयानक चीख गुंजी और उसके साथ ही एक गहरी ब्लड रेड लाइट चमक उठी। जैसे ही वो लाइट गायब हुई, पूरा स्काई खून के समंदर की तरह लाल हो गया। रेड क्लाउड्स हर तरफ फैल गए और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान किसी रिवेंज वर्ल्ड में बदल चुका हो। सिचुएशन को देखते ही दीतियान ने तुरंत अपनी स्पेस एबिलिटी एक्टिवेट की और खुद के सामने स्पेस रिफ्ट खोलकर वहां से निकलने की कोशिश की। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहली बार हैरानी साफ नजर आई। उसने महसूस किया कि उसके आसपास की स्पेस पूरी तरह सील हो चुकी थी। जो बीस्ट गॉड हमेशा स्पेस के अंदर फ्रीली ट्रैवल करता था, वही अब एक इनविजिबल बैरियर के अंदर फंस चुका था। बस इसी एक छोटे से मौके का फायदा उठाते हुए कनेक्टेड अटैकिंग सोल टूल्स दोबारा उसकी तरफ टूट पड़े। लेकिन दीतियान आखिर बीस्ट गॉड था। शॉक होने के बाद भी उसने तुरंत रिएक्ट किया। उसने अपनी डार्क ड्रैगन सोर्ड को पूरी ताकत से घुमाया और स्पेस को ही चीर दिया। इस एक स्लैश ने 2/3 से भी ज्यादा सोल टूल्स को अपने अंदर संभालिया, लेकिन बाकी अटैक सीधे उसके बॉडी से टकरा गए। जैसे ही दीतियान हवा में रुका, उसके पीछे दोबारा ब्लैक सन और पर्पल मून का टेरिफाइंग विजन दिखाई दिया। उसके बॉडी से निकलने वाला ऑरा कई गुना बढ़ गया और उसकी गोल्डन आईज और भी ज्यादा चमक उठी। ये क्लियर था कि बीस्ट गॉड अब सच में गुस्से की हद पार कर चुका था। पर उसी पल एक और खौफनाक सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। बिना किसी वार्निंग के उसके सामने एक ब्लड रेड फ्लैश चमकी और अगले ही सेकंड एक लंबा शैतानी ब्लड स्पीयर सीधा उसकी चेस्ट की तरफ आ गया। ये स्पीयर इतना टेरिफाइंग था कि उसकी टिप देखकर लग रहा था जैसे उससे अभी भी ताज़ा खून टपक रहा हो। लेकिन सबसे डेंजरस बात स्पीयर नहीं थी। सबसे डेंजरस चीज थी उसके आसपास फैला हुआ ब्लड सी, जिसने पहले ही दीतियान की मूवमेंट को रोक दिया था। उसके पास डॉज करने का कोई चांस ही नहीं बचा। तभी दीतियान को तुरंत समझ आ गया कि उसके आसपास की स्पेस को सील करने वाली असली चीज यही ब्लड स्पीयर था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसका ध्यान अभी भी सोल टूल्स के अटैक्स रोकने में लगा हुआ था और इसी मौके का फायदा उठाकर ब्लड स्पीयर सीधा उसकी चेस्ट में घुस गया। नॉर्मल मेटल तो दूर की बात थी, दीतियान का ड्रैगन बॉडी दुनिया के सबसे रेयर मेटल से भी ज्यादा स्ट्रांग माना जाता था। फिर भी इस अटैक ने उसे जोर से चीखने पर मजबूर कर दिया। गुस्से में उसने तुरंत अपनी डार्क ड्रैगन सोर्ड को पूरी ताकत से सामने घुमाया। सोर्ड के स्लैश से ब्लड स्पीयर का आधा हिस्सा कट गया और एक बहुत ही पेनफुल आवाज आसमान में गूंज उठी। लेकिन स्पीयर की टिप फिर भी उसके बॉडी के अंदर घुसने में सक्सेसफुल हो गई। इसी वक्त आसमान में हजारों रिवेंज सोल्स की चीखें गूंजने लगी। ब्लड सी दीतियान को निगलने की पूरी कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ कनेक्टेड सोल टूल्स अपना मिशन कंप्लीट कर चुके थे और उन्होंने अटैक रोक दिया। उनका असली काम सिर्फ बीस्ट गॉड को डिस्ट्रैक्ट करना था। रियल किलिंग वेपन तो ये ब्लड स्पीयर ही था। दीतियान का पूरा बॉडी हवा में कांप रहा था। गुस्से से भर चुका बीस्ट गॉड अचानक अपनी डार्क ड्रैगन सोर्ड को सीधा सन मून एम्पायर मिलिट्री कैंप की तरफ वार कर देता है। अगले ही सेकंड ब्लड सी जोर से फट गया और ड्रैगन रोर की आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। मिलिट्री कैंप के अंदर लगा कनेक्टेड डिफेंसिव बैरियर एक ही अटैक में टूट गया। पर्पल ब्लैक सोर्ड लाइट बिजली की तरह एक टेंट की तरफ दौड़ी, लेकिन उस टेंट के अंदर भी ऑर्डिनरी लोग नहीं बैठे थे। टेंट से तुरंत ब्लड रेड लाइट निकली और उसने सोर्ड लाइट को रोक दिया। फिर भी उस अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि अंदर बैठे 12 ईविल सोल मास्टर्स में से 4 लोग तुरंत मुंह से खून उगलने लगे। इतना ही नहीं, होली गोस्ट चर्च का लीडर जॉन ली वो भी एक पल के लिए सफेद पड़ गया। उस वक्त दीतियान की गुस्से भरी रोर 50 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। उसने एक बार फिर डार्क ड्रैगन सोर्ड उठाई और आसमान को चीर दिया। हैरानी की बात यह थी कि स्पेस अभी भी सील थी, लेकिन बीस्ट गॉड ने अपनी टेरिफाइंग पावर से एक नई क्रैक बना दी और उसके अंदर घुसकर सबकी आंखों के सामने गायब हो गया। ब्लड सी उसके पीछे पागल की तरह दौड़ता रहा, लेकिन अपना टारगेट न मिलने पर आखिरकार वो भी टूटकर बिखर गया। ये देखकर जॉन ली वो के चेहरे पर निराशा साफ नजर आई। उसने सोचा था कि इस बार
बीस्ट गॉड बच ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और बोला कि चाहे दीतियान बच गया हो, लेकिन ब्लड स्पेयर का रिवेंज कर्स उसके बॉडी के अंदर घुस चुका है। अब वो बुरी तरह इंजर्ड होगा। इसीलिए ज़ोनलीवू तुरंत अपने ईवल सोल मास्टर्स को लेकर ग्रेट स्टारडू फॉरेस्ट की तरफ उसका शिकार करने निकल पड़ा। असल में उन 12 ईवल सोल मास्टर्स की कंबाइन पावर भी नॉर्मली दीतियान को हरा नहीं सकती थी, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया था। उन्होंने हजारों रिवेंज सोल्स को सैक्रिफाइस करके उनकी हेट्रेड और रिवेंज को ब्लड स्पेयर के अंदर सील कर दिया था। इसी वजह से वो स्पेयर सिर्फ स्पेस को सील ही नहीं कर सकता था, बल्कि उसके अंदर घुसकर एंडलेस रिवेंज एनर्जी भी छोड़ देता था, जो धीरे धीरे टारगेट के बॉडी को अंदर से तबाह करती रहती। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से ज़ोनलीवू को लग रहा था कि अगर वो अब दीतियान को ढूंढ ले तो बीस्ट गॉड को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, और अगर बीस्ट गॉड सच में मर गया तो होली गोस्ट चर्च दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स बन जाएगी। दूसरी तरफ ये सब देखकर हुआ युहाब, एल्डर स्वान और बाकी सब लोगों ने आखिरकार चैन की सांस ली। फिलहाल के लिए सबसे बड़ा खतरा टल चुका था। बीस्ट गॉड दीतियान बैटलफील्ड छोड़कर जा चुका था, और कम से कम अभी के लिए हुआ युहाव उसके सीधे निशाने से बच गया था। हु युहाव ने जैसे ही अपने आइस वॉर गॉड्स आर्मर का वाइजर उठाया, सबसे पहले एल्डर स्वान की नजर उसके चेहरे पर पड़ी, और उस पल उनके होश उड़ गए, क्योंकि होन युहाव का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर की सारी ताकत एक ही पल में निकल गई हो। अगले ही सेकंड उसने मुंह भर खून उगल दिया और उसका पूरा बॉडी जोर से हिलने लगा। अगर एल्डर स्वान उसे तुरंत संभाल ना लेते तो शायद वो वहीं जमीन पर गिर पड़ता। सिचुएशन को देखते ही एल्डर स्वान ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए हुआ युहाव को अपना सपोर्ट दिया और अपनी सोल पावर एक्टिवेट करके सीधा उसे श्रेक सिटी वापस ले आए। यान शाओजय और बाकी सब एक्सपर्ट्स भी तुरंत उनके पीछे चल दिए। अभी कुछ ही देर पहले जो बैटल हुई थी उसने सबको एक बहुत ही डरावनी सच्चाई दिखा दी थी। आज सबने अपनी आंखों से देख लिया था कि सन मून एम्पायर की असली मिलिट्री पावर कितनी टेरिफाइंग हो चुकी है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि बीस्ट गॉड दीतियान जैसा एग्जिस्टेंस भी उन एडवांस्ड अटैकिंग सोल टूल्स के सामने पूरी तरह डोमिनेट नहीं कर पाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, होली गोस्ट चर्च ने भी अपनी डेंजरस पावर दिखाते हुए बीस्ट गॉड को इंजर्ड कर दिया और उसे रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया। ये सब देखकर श्रेक अकेडमी के एक्सपर्ट्स को समझ आ गया था कि फ्यूचर का वॉर कितना खतरनाक होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि किसी के पास हो युहाव की सक्सेस सेलिब्रेट करने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि जो सच उनके सामने आया था उसने हर किसी के दिल में टेंशन और फियर भर दिया था। श्रेक सिटी पहुंचते ही एल्डर स्वान सीधा हुआ युहाव को सी गॉड्स पवेलियन ले गए। पवेलियन के बाहर खड़े गोल्डन ट्री को देखते ही हुआ युहाव धीरे से घुटनों पर बैठ गया। उसने पहले की तरह अपना सिर झुकाया और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ प्रेयर करते हुए बोला, टीचर, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। आखिरकार मैंने अपना सेकंड सोल कोर कंप्लीट कर लिया। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी पूरी पावर से श्रेक सिटी को प्रोटेक्ट करूंगा और सन मून एम्पायर को कभी भी श्रेक अकेडमी को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। ये सब सुनते ही एल्डर स्वान ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि एल्डर मुंह अब कभी भी हुआ युहाव की आवाज़ नहीं सुन सकते, लेकिन वो इतनी क्रूअल रियलिटी हुआ युहाव को बताने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। गोल्डन ट्री को रिस्पेक्ट देने के बाद हुआ युहाव धीरे से खड़ा हुआ और एल्डर स्वान के साथ पवेलियन के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही एल्डर स्वान ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तुम्हारी बॉडी अब कैसी है? ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि हुआ युहाव का कल्टिवेशन सिस्टम किसी नॉर्मल सोल मास्टर जैसा नहीं था। एल्डर स्वान अपनी सोल पावर से भी उसके बॉडी के अंदर की कंडीशन को प्रॉपर्ली चेक नहीं कर सकते थे। हुआ युहाव हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मैं ठीक हूँ। बीस्ट गॉड के अटैक की वजह से मेरा बॉडी सिर्फ थोड़ा शेक हुआ है, लेकिन अब मेरी रीजनरेशन एबिलिटी पहले से कई गुना पावरफुल हो चुकी है। मुझे रिकवर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सुनते ही एल्डर स्वान ने चैन की सांस ली और मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छी बात है, और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिरकार तुमने अपना सेकंड सोल कोर बना लिया है, और वो भी यिन यांग कंप्लीमेंट टेक्निक के थ्रू। मुझे लगता है बहुत जल्द तुम मुझे भी क्रॉस कर दोगे और श्रेक अकेडमी के नंबर 1 सोल मास्टर बन जाओगे। शायद फ्यूचर में तुम्हारे पास बीस्ट गॉड को चैलेंज करने की भी पावर आ जाएगी। फिर एल्डर स्वान ने दीतियान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है जब दीतियान को पता चला कि तुम सक्सेसफुल होने वाले हो तभी वो तुम्हें रोकने के लिए आया था। अच्छी बात ये रही कि हम उसके अटैक से बच गए, लेकिन मुझे लगता है अब दीतियान खुद भी डेंजर में है। मैंने देखा था कि होली गोस्ट चर्च के ईविल सोल मास्टर्स का एक ग्रुप ग्रेट स्टारडाउ फॉरेस्ट की तरफ जा रहा था। शायद उनका टारगेट इंजर्ड बीस्ट गॉड ही है। ये बात सुनते ही हुआ युहाव के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वो धीरे से बोला, उन ईविल सोल मास्टर्स को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो किस मॉन्स्टर को चैलेंज करने जा रहे हैं। अगर वो सीरियसली बीस्ट गॉड का शिकार करने निकले हैं तो उनसे बड़ा फूल कोई नहीं हो सकता। एल्डर स्वान ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, ग्रेट स्टारडाउ फॉरेस्ट में सिर्फ दीतियान ही नहीं रहता, वहाँ एमरल्ड स्वान, बेयर लॉर्ड, माइरिया डीमन किंग और कई और टेरिफाइंग सोल बीस्ट्स भी मौजूद हैं। शायद वो ईविल सोल मास्टर्स उन सबका सामना ही न कर पाएं। लेकिन हुआ युहाव ने तुरंत सिर हिला दिया। उसका आंसर एल्डर स्वान की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग था। उसने कहा, मुझे नहीं लगता एमरल्ड स्वान और बाकी सोल बीस्ट्स उन ईविल सोल मास्टर्स को रोक पाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने बैटलफील्ड में मरे हुए हजारों सोल्जर्स की सोल्स अब्सॉर्ब कर ली होंगी। इसी वजह से उन्होंने दीतियान को इंजर्ड भी कर दिया। अब उनकी ओवरऑल पावर कुछ ट्रांसेंडेंट डाउन लो लेवल एक्सपर्ट्स के बराबर पहुंच चुकी होगी। लेकिन एक जगह वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। उन्होंने दीतियान की इंजरीज को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट कर दिया है। ये सुनकर एल्डर स्वान हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या इतना पावरफुल अटैक भी उसके लिए सीरियस नहीं था?
हुआ यूहाओ ने कामली जवाब दिया, अटैक बहुत पावरफुल था। हजारों रिवेंजफुल सोल्स का रिवेंज उस स्पीयर के अंदर था और उसमें टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर भी थी। लेकिन एक बात मत भूलिए, दीतियान के पास भी यिन यांग इक्विलिब्रियम सोल कोर्स हैं और जिस इंसान या सोल बीस्ट के पास ये सोल कोर्स होते हैं उसके लिए फेटल इंजरीज लेना बहुत मुश्किल होता है। अब एल्डर स्वान की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। वो तुरंत बोले, जल्दी बताओ, आखिर यिन यांग इक्विलिब्रियम सोल कोर्स में ऐसा क्या स्पेशल है? हुआ यूहाओ ने डिटेल में समझाया। उसने कहा, जब यिन यांग इक्विलिब्रियम सोल कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं तब दोनों सोल कोर्स की पावर्स एक दूसरे से कंटिन्यूसली मर्ज होती रहती हैं। कोलिजन के बाद उनकी एनर्जी दोबारा रीजनरेट होती है और पहले से भी ज्यादा प्योर और कंप्रेस्ड बन जाती है। इसी प्रोसेस की वजह से मेरी सोल पावर के अंदर स्पिरिट पावर और अल्टीमेट आइस दोनों की क्वालिटीज परमानेंटली कंबाइन हो चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये नई सोल पावर एक जाइंट वॉर्टेक्स की तरह सर्कुलेट करती है। इसी वॉर्टेक्स के थ्रू मेरी सोल पावर और स्पिरिट पावर परफेक्टली फ्यूज हो गई है। इस फ्यूजन की वजह से मेरी टोटल सोल पावर पहले से 3 गुना बढ़ चुकी है और मेरी एक्चुअल कॉम्बैट स्ट्रेंथ लगभग 5 गुना इंक्रीज हो गई है। सबसे डेंजरस बात यह है कि यिन यांग कंप्लीमेंट टेक्निक से बनी ये सोल पावर किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी को बहुत इफेक्टिवली रेजिस्ट करती है। इसलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि दीतियान की सोल पावर उस रिवेंज अटैक की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर देगी। और याद रखिए, उसका बॉडी डार्क एट्रीब्यूट का है, इसलिए वो इंजर्ड जरूर हुआ होगा, लेकिन उतना नहीं जितना इविल सोल मास्टर सोच रहे हैं। आखिर में हुआ यूहाओ ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ग्रेट स्टारडॉ फॉरेस्ट के अंदर घुसकर बीस्ट गॉड को उसके खुद के टेरिटरी में चैलेंज करना उन इविल सोल मास्टर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। शायद उन्हें अभी तक समझ ही नहीं आया कि वो किस लेवल के एक्सिस्टेंस के सामने खड़े होने जा रहे हैं। हुआ यूहाओ की पूरी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद एल्डर स्वान कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस छोड़ी और धीरे से कहा, अब मुझे समझ आ गया है, बीस्ट गॉड को हराना सिर्फ इम्पॉसिबल ही नहीं बल्कि उसके सामने खड़े रहना भी किसी ऑर्डिनरी सोल मास्टर के बस की बात नहीं है। भले ही सोल टूल्स दिन ब दिन और भी एडवांस होते जा रहे थे, सोल इंजीनियर लीजेंड्स की पावर हर बैटलफील्ड में दिख रही थी, लेकिन फिर भी इस दुनिया के असली टॉप एक्सपर्ट्स वही थे जो अपनी खुद की कल्टीवेशन और मार्शल सोल की स्ट्रेंथ पर खड़े थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था बेस्ट गॉड देतियान। चाहे कितनी भी सोल इंजीनियर आर्मी उसका पीछा करे, उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और अगर देतियान अपनी फुल पावर रिलीज कर देता तो उसका डिस्ट्रक्शन किसी भी सोल इंजीनियर लीजेंड से कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग होता। ये सब सोचते ही हुआ यूहाओ को सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजेंड के साथ हुआ अपना इनकाउंटर याद आ गया। उसने अपनी आंखों से उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ देखी थी। वो सिर्फ एक आर्मी नहीं बल्कि एक मूविंग डिजास्टर थी। इसी वजह से हुआ यूहाओ अच्छी तरह समझ गया था कि फ्यूचर में जब श्रेक एकेडमी और सन मून एम्पायर के बीच फाइनल वॉर होगी तब उसका सामना दुनिया की सबसे डेंजरस सोल इंजीनियर लीजेंड से होगा। तभी एल्डर श्वेन ने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, यूहाओ, अब तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी इंजरीज रिकवर करो, मैं यहीं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। अब जब तुम सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर चुके हो तो तुम्हें अपनी नई पावर को कम्प्लीटली स्टेबलाइज करना होगा। और अगर टैंग वुटोंग इस वक्त यहाँ होती तो शायद तुम दोनों मार्शल सोल फ्यूजन के थ्रू देतियान का सामना भी कर सकते थे। ये सुनकर हुआ यूहाओ हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे टेंशन छुपी हुई थी। उसने धीरे से कहा, मुझे डर है कि ब्रेक थ्रू के बाद मेरी सोल पावर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। शायद अब मेरी और वुटोंग की सोल पावर पहले की तरह फ्यूज ना हो पाए, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल अभी भी काम करेगी। अगर वो मेरे साथ होती तो कम से कम हम अपनी जान जरूर बचा लेते। एल्डर श्वेन ने थोड़ी नाराजगी से पूछा, वो छोटी सी लड़की इतने क्रिटिकल वक्त पर गायब कहाँ हो गई? हुआ यूहाओ ने बिना कुछ छुपाए सच बता दिया, मैंने उसे डोलिंग एम्पायर भेजा है। मैंने वहाँ के रूलर्स को कन्विंस किया है कि वो श्रेक सिटी में अपनी आर्मी सपोर्ट के लिए ना भेजें। ये बात सुनकर एल्डर श्वेन बिल्कुल शॉक नहीं हुए, बल्कि उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, यूहाओ, क्या तुम जानते हो अगर सबको तुम्हारे इस डिसीजन का पता चल गया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हुआ यूहाओ ने अपना सिर झुका दिया, मैं जानता हूँ ये सब एक ट्रैप है। मैं नहीं चाहता था कि डोलिंग एम्पायर और स्टारलो एम्पायर भी इस डेडली कंस्पिरेसी में फंस जाएं। मुझे पता है मेरा डिसीजन फाइनल आउटकम को नहीं बदल सकता। वो दोनों एम्पायर्स फिर भी सन मून एम्पायर के खिलाफ इस अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर वो सच में श्रेक की हेल्प करने आ गए तो उनका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। एल्डर श्वेन ने धीरे से सिर हिला दिया। उस दिन टैन वुटोंग इमोशंस में थी, लेकिन उसकी बातों में काफ़ी सच्चाई भी थी। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी, चाहे उसका प्लान कितना भी लॉजिकल क्यों ना हो, श्रेक एकेडमी इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं ले सकती, क्योंकि अगर हम फेल हो गए तो सिर्फ एक बैटल नहीं, पूरी एकेडमी का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। इसीलिए हमें सबसे पहले अपनी एकेडमी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। फिर एल्डर श्रेन ने और भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम्हारी वजह से हम सन मून एम्पायर को कुछ डैमेज जरूर दे पाए, लेकिन इसी प्रोसेस में हमें उनकी असली मिलिट्री पावर भी देखने को मिली। देतियान जैसे बेस्ट गॉड को भी उनके अटैक से डायरेक्टली बचना पड़ा। जब देतियान ही उन अटैक्स को फेस नहीं कर सका तो हम इंसान कैसे सर्वाइव करेंगे? अगर सच में डायरेक्ट वॉर शुरू हो जाए तो तुम्हें लगता है हमारे जीतने के चांसेस कितने होंगे? इस सवाल का जवाब हुआ यूहाओ के पास भी नहीं था। उसने सिर्फ धीरे से कहा, मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ वही कर सकता हूँ जो मेरे बस में है। रिकवरी के बाद मैं क्लोज डोर कल्टिवेशन में जाऊँगा और अपनी नई स्ट्रेंथ को और पावरफुल बनाऊंगा, और उसके बाद मेरा अगला टारगेट होगा सन मून एम्पायर का मिलिट्री कैंप। ये सुनकर एल्डर श्वेन की आंखें हल्की सी बड़ी हो गईं, लेकिन कुछ ही पल बाद उन्होंने सीधा जवाब दिया, ठीक है,
ये सही वक्त है। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि हुआ यूहाओ कैंप में जाकर क्या करने वाला है। टैंग वुथुन की पहले वाली बातें सुनने के बाद वो इतना समझ चुके थे कि हुआ यूहाओ और वॉर गॉड एम्प्रेस के बीच कोई अनयूजुअल कनेक्शन जरूर है। और अब जब इविल सोल मास्टर्स ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट की तरफ बढ़ चुके थे तो वॉर गॉड एम्प्रेस को ढूंढने का ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था। इसके बाद एल्डर श्वैन खुद हुआ यूहाओ को सी गॉड्स पवेलियन के उसके रूम तक छोड़ने गए और टैंक सेक्टो मैसेज भेजने का ऑर्डर दिया कि हुआ यूहाओ कंप्लीटली सेफ है। रूम में पहुंचकर हुआ यूहाओ क्रॉस लेगेड बैठ गया। धीरे धीरे उसका माइंड पूरी तरह काम हो गया। अब उसने दीतियान के साथ हुई बैटल को डिटेल में एनालाइज करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि दीतियान का लास्ट अटैक उसकी ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ के बराबर था। सिर्फ डार्क एट्रीब्यूट ही डेंजरस नहीं था, उसके अंदर छुपी मिस्टीरियस स्पेशल पावर उस अटैक को ऑलमोस्ट इनविंसिबल बना रही थी। इसी वक्त हुआ यूहाओ के बॉडी के अंदर येन यांग इक्विलिब्रियम सोल कोर्स एक साथ रोटेट करने लगे। काउंटलेस सोल पावर वर्लपूल्स उसके मेरिडियंस के अंदर सर्कुलेट कर रहे थे और हर रोटेशन के साथ एक मिस्टीरियस ओरा उसके पूरे बॉडी में स्प्रेड होने लगा। दीतियान के अटैक से उसे इंजरी जरूर हुई थी, लेकिन आइस वॉर गॉड्स आर्मर ने उन्हें काफी हद तक अब्सॉर्ब कर लिया था। इसके अलावा ड्रैगन पिल की कंप्लीट एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद उसका फिजिकल बॉडी ऑर्डिनरी ह्यूमन से कई गुना ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल बन चुका था। उसकी स्पिरिचुअल पावर और अल्टीमेट आइस सोल पावर मिस्टीरियस हेवन टेक्निक के सर्कुलेशन पाथ कर स्मूथली फ्लो करने लगी। सिर्फ कुछ ही साइकिल्स के बाद उसके बॉडी की सारी इंजरीज कंप्लीटली हील हो गईं। सबसे इनक्रेडिबल बात यह थी कि यिन यांग इक्विलिब्रियम टेक्निक का सेकंड सोल कोर कल्टिवेट करना दुनिया की सबसे डिफिकल्ट प्रोसेसेस में से एक था, लेकिन एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बेनिफिट्स अनइमेजिनेबल होते थे। अब खुद हुआ यूहाओ भी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहा था कि उसके कंट्रोल में कितनी टेरिफाइंग सोल पावर आ चुकी है, लेकिन एक बात उसे पूरी सर्टेनिटी के साथ पता थी, चाहे टैंग वुटोंग उसके साथ ना भी हो, अब वो यान शाउजर जैसे टॉप एक्सपर्ट्स का सामना डायरेक्टली कर सकता था। 2 सोल कोर्स की वजह से उसकी रीजनरेशन एबिलिटी ऑर्डिनरी टाइटल डुलू और ट्रांसेंडेंट डुलू से भी कई लेवल्स ऊपर पहुंच चुकी थी। सिर्फ सोल पावर की क्वांटिटी ही नहीं बल्कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी और यिन यांग डुअल एट्रीब्यूट्स ने हुआ यूहाओ को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया था जहां अब उसकी असली स्ट्रेंथ दुनिया के बहुत कम लोग समझ पाने वाले थे। दीतियान की सोल पावर किसी नॉर्मल कल्टिवेटर की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी पावर की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी ड्यूअल एट्रीब्यूट सोल पावर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। उसकी ड्यूअल पावर सिर्फ डार्क एट्रीब्यूट और स्पेशल पावर का कॉम्बिनेशन नहीं थी। असली बात ये थी कि स्पेशल पावर उसकी अपनी पावर ही नहीं थी। लाखों सालों तक लगातार रिसर्च, ऑब्जर्वेशन और काउंटलेस एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसने स्पेस लॉस को इतनी गहराई से समझा कि आखिरकार उसने उन्हें अपनी डार्क एट्रीब्यूट सोल पावर के साथ फ्यूज कर दिया। इसी वजह से उसकी सोल पावर के अंदर असल में 3 अलग अलग पावर्स एग्जिस्ट करती थी। हाँ, उसकी स्पिरिचुअल पावर दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ी वीक थी, लेकिन उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ फिर भी बीस्ट गॉड के नाम के लायक थी। दूसरी तरफ हुआ यूहाओ को भी समझ आ चुका था कि उसके सामने अभी बहुत लंबा सफर पड़ा है। सेकंड सोल कोर का सक्सेसफुल फॉर्मेशन उसके लिए एक नए वर्ल्ड का गेट खुलने जैसा था। अब उसके सामने एंडलेस पॉसिबिलिटीज थी जिन्हें एक्सप्लोर करना अभी बाकी था। आइस वॉर गॉड्स आर्मर को यूज करना तो अब वो धीरे धीरे मास्टर करने लगा था, लेकिन जब बात मॉर्निंग ड्यू डैगर की आती थी तब उसे एहसास होता था कि वो अभी सिर्फ बिगिनिंग पर खड़ा है। आखिर ये कोई ऑर्डिनरी डिवाइन वेपन नहीं था, बल्कि एक असली गॉड का वेपन था। आज की बैटल में इसी मॉर्निंग ड्यू डैगर ने दीतियान के उस टेरिफाइंग अटैक की मैक्सिमम पावर को न्यूट्रलाइज कर दिया था, जो स्पेस को भी चीर सकता था। अगर डिवाइन वेपन उसके पास ना होता तो शायद उसकी इंजरीज कई गुना ज्यादा डेंजरस होती। फिर भी हुआ यूहाओ को एक बात का पूरा कॉन्फिडेंस था, दीतियान उसे मारना ही नहीं चाहता था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हुआ यूहाओ बीस्ट गॉड के लिए ग्रेटिट्यूड फील करे। उसे अच्छी तरह पता था कि दीतियान उसकी लाइफ क्यों छोड़ रहा था। इसके पीछे कोई काइंडनेस नहीं, बल्कि उसका अपना पर्पस छुपा हुआ था। जैसे ही रात हुई, हुआ यूहाओ धीरे से बेड से उठा और बिना किसी एफर्ट के हवा में तैरने लगा। उसने अपने बॉडी को स्ट्रेच किया और उसी पल उसके अंदर से एक ओवरवेलमिंग ऑरा बाहर फूट निकला। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे एक एंशिएंट ड्रैगन अपनी असली प्रेजेंस दिखा रहा हो। सेकंड सोल कोर कंप्लीट होने के बाद हुआ यूहाओ ऑफिशियली कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स की कैटेगरी में एंटर कर चुका था। श्रेक एकेडमी में वैसे तो काउंटलेस पावरफुल एक्सपर्ट्स मौजूद थे, लेकिन अब वो उनके बराबर खड़ा होने का हक हासिल कर चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ा। हैरानी की बात यह थी कि उसके मुंह से निकलने वाली हवा स्पाइरल शेप में घूमती हुई बाहर निकली। उसमें सोल पावर का कोई ट्रेस नहीं था। फिर भी हुआ यूहाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आसपास की पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में आ गई हो। दीतियान के साथ हुई लाइफ एंड डेथ बैटल और सेकंड सोल कोर की ब्रेक थ्रू के बाद उसे फाइनली अपनी करंट स्ट्रेंथ की क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी थी। अब उसकी सोल पावर रैंक लगभग रैंक 92 तक पहुंच गई थी, लेकिन उसकी एक्चुअल सोल पावर वॉल्यूम एक रैंक 96 ट्रांसेंडेंट डोलुओं के करीब थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी सोल पावर इन और यांग के परफेक्ट बैलेंस से बनी थी। इसी वजह से उसकी रिकवरी स्पीड ऑर्डिनरी सोल पावर से कई गुना ज्यादा थी। साथ ही उसकी सोल पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखती थी। ट्विन मार्शल सोल्स के सपोर्ट के साथ अगर वो सिर्फ सोल पावर के बेसिस पर भी किसी रैंक 97 ट्रांसेंडेंट डोलुओं से फाइट करता, तब भी वो डिसएडवांटेज में नहीं होता। अगर फ्यूचर में उसका सामना दोबारा लॉन्ग शायाओ जैसे टेरिफाइंग एक्सपर्ट से होता तो शायद वो अभी भी विक्ट्री हासिल ना कर पाता। लेकिन इस बार सिचुएशन पहले जैसी बिल्कुल नहीं होती। अब वो हेल्पलेस यंगस्टर नहीं, बल्कि एक ट्रू पावर हाउस बन चुका था।
अब उसे किसी सोल स्किल को एक्टिवेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। सिर्फ एक थॉट के साथ उसका बॉडी रात के अंधेरे में डिसॉल्व हो सकता था। ये वही खास एबिलिटी थी जो सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ के पास होती है। इस रियल्म तक पहुंचने के बाद सोल स्किल्स और मार्शल सोल पूरी तरह कल्टिवेटर के बॉडी के साथ मर्ज हो जाते हैं। अब सोल रिंग्स को समन करने या मार्शल सोल को रिलीज करने की कोई जरूरत नहीं रहती। सिर्फ एक इंटेंशन ही इनफ होता है और सोल स्किल्स इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाती हैं। इसी वजह से उनकी अटैक स्पीड और रिएक्शन स्पीड अनइमेजिनेबल लेवल तक बढ़ जाती है। सी गॉड्स पवेलियन से बाहर निकलते ही हुआ यूहाओ सीधा आसमान की तरफ उड़ा और कुछ ही पलों में अंधेरे आसमान में कंप्लीटली गायब हो गया। इसी वक्त मेडिटेशन में बैठे एल्डर श्वान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। दिल ही दिल में उन्होंने एल्डर मुंह से कहा, आखिरकार मुझे आपका असली सक्सेसर मिल ही गया। बैटल के बाद आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। दिन भर की टेरिफाइंग फाइट ने सारे क्लाउड्स और फॉग को उड़ा दिया था। अब पूरा नाइट स्काई काउंटलेस स्टार से भर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे गहरे नीले कपड़े पर हजारों डायमंड्स चमक रहे हों। ब्राइट मून की लाइट ने पूरी रात को एक अलग ही ब्यूटी दे दी थी। इसी खूबसूरत स्काई के नीचे उड़ते हुए हुआ यूहाओ को महसूस हुआ कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। सेकंड सोल कोर के बाद उसका कल्टीवेशन, उसके सेंसेस, उसकी स्पिरिचुअल पावर और हट्टा की यूनिवर्स को देखने का नजरिया भी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। पहले वो सिर्फ दुनिया को देख सकता था, लेकिन अब वो यूनिवर्स के हिडन पैटर्न्स और नेचुरल लॉस को फील कर पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके आसपास मौजूद हर पार्टिकल उसके कंट्रोल में हो। सिर्फ एक थॉट से हवा का फ्लो बदल सकता था, डायरेक्शन चेंज हो सकती थी और एनवायरनमेंट भी उसके इंटेंशन के हिसाब से रिएक्ट कर सकता था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि अब उसकी नजरों में 3 डायमेंशनल वर्ल्ड भी अलग दिखने लगी थी। सेकंड सोल कोर ने उसे स्पेस और डायमेंशन के बीच छुपे हुए गैप्स का एहसास करा दिया था। भले ही वो अभी दीतियान के लेवल से बहुत दूर था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि अगर वो इसी तरह स्पेस लॉस को समझता रहा तो एक दिन वो भी स्पेशल पावर की डीपेस्ट मिस्ट्रीज को मास्टर कर लेगा। अब उसके लिए उड़ना भी किसी सोल पावर का रिजल्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद उसके बॉडी का एक्सटेंशन बन चुकी हो। सिर्फ एक थॉट के साथ हवा उसके बॉडी को आगे ढकेल देती थी और उसकी फ्लाइंग स्पीड भी सिर्फ उसके इंटेंशन से कंट्रोल होने लगी थी। यही था सेकंड सोल कोर के बाद जन्म लेने वाले एक नए और पहले से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग हुआ यूहाओ का असली रूप। तो गाइस, ऐसी उड़ान वाली सीन के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, पर मैं आप सभी से बहुत जल्द मिलने वाला हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।